नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रहना सेंटर पर। न्यूक्लियस स्टार्ट किया हुआ आपने ऑलरेडी 3 क्लासेस न्यूक्लियस की चैनल पे आ चुकी है। ठीक है, कल तक हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए तक क्या है कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। अब आगे इसको हम डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू हमारी चौथे पार्ट में। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए कैसे होता है। मैनी प्रोटीन आर सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। सिलेक्टिव होते हैं यानी सिलेक्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से कहाँ, न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, मोस्ट आरएनए आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट, यानी वाइस वर्सा चलता रहता है, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। द एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए, जो एक्सपोर्ट होता है एमआरएनए का, आरएनए का, टीआरएनए का, इज क्रिटिकल स्टेप इन जीन एक्सप्रेशन, बहुत जरूरी होता है इन यूकैरियोटिक सेल एज प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, द आरएनए एक्सपोर्ट थ्रू द एनपीसी इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो आरएनए का एक्सपोर्ट होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रीजन के थ्रू, वो एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसको रिसेप्टर की जरूरत होती है। ठीक है, कायरोफायरिन इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन ट्रांसपोर्ट, जो कायरोफायरिन इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टीआरएनए को, आरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को इन रैन जीटीपी डिपेंडेंट मैनर, रैन जीटीपी जो डिपेंडेंट मैनर है उसमें। ठीक है, एमआरएनए आर एक्सपोर्टेड बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन। जो एमआरएनए होता है वो एक्सपोर्ट होता है बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन। ठीक है, द एमआरएनए एक्सपोर्टर वन ऑफ विच इज रिलेटेड टू रैन जीटीपी ट्रांसपोर्टर एनटीएफ2। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए पे टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ रैन, जो ट्रांसपोर्ट है एमआरएनए का वो इंडिपेंडेंट होता है रैन की। ये कल तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखिए कैसे डिटेल जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे होता है। आरएनए ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवलप एज, किस फॉर्म में आरएनए को न्यूक्लियर एनवलप के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किस फॉर्म में, तो वो किया जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, आरएनपी की फॉर्म में। ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आरएनए ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवलप एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। Ribosomal RNA are first associated with the ribosomal protein and specific RNA processing protein in the nucleus. At nascent 60s 40s ribosomal unit are then transported to the cytoplasm. Nascent जो 40 खाली 60s और 40s ribosomal unit होती है उनको साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ ट्रांसलेशन होगा और वहाँ इनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देयर एक्सपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अब इनका जो एक्सपोर्ट है, जो भेजना है न्यूक्लियस से, वो मेडिएटेड स्टार्ट होता है बाय न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होते हैं सब यूनिट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, प्री एमआरएनए एंड एमआरएनए आर एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ एट लीस्ट 20 प्रोटीन थ्रूआउट देयर प्रोसेसिंग इन द न्यूक्लियस एंड इवेंचुअल ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म व्हिच इज मैंडेटेड बाय द एमआरएनए एक्सपोर्टर कॉम्प्लेक्स आफ्टर इट्स रिक्रूटमेंट टू द प्रोसेस्ड एमआरएनए। ठीक है, टीआरएनए आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय, अब टीआरएनए को एक्सपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस से, किसके द्वारा, एक्सपोर्टेड टी नामक प्रोटीन द्वारा, विच बाइंड डायरेक्टली टू टीआरएनए, वो उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसको एक्सपोर्ट कर देता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एमआरएनए, एमआरएनए को छोड़ के टीआरएनए एंड आरआरएनए विच फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म, मैनी स्मॉल आरएनए, एसएनआरएनए, ठीक है, सनो आरएनए फंक्शन विद इन द न्यूक्लियस एज कंपोनेंट आरएनए प्रोसेसिंग मशीनरी। जैसे सनो आरएनए और एसएनआरएनए ये कहाँ पर ही काम करते हैं, न्यूक्लियस में ही काम करते हैं। ठीक है, perhaps surprisingly SNRN are initially transported from the nucleus to the cytoplasm. surprisingly जो SNRNA है उनको क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनिशियली स्टार्टिंग में साइटोप्लाज्म में, वेयर दे एसोसिएट विद प्रोटीन, जहाँ पर ये एसोसिएट होते हैं प्रोटीन के साथ, टू फॉर्म फंक्शनल SNRP, और अपने आप में मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करके वापस न्यूक्लियस में आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन दैट बाइंड टू 5 प्राइम कैप ऑफ एसआरएनए। जो ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर प्रोटीन है वो 5 प्राइम जो कैप होती है एसआरएनए की, वहाँ पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अपीयर टू बी इन्वॉल्व, वहाँ पर जुड़े, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहाँ पर इन्वॉल्व है इन द एक्सपोर्ट ऑफ एसआरएनए इन साइटोप्लाज्म। इन कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द एसएनआरएनपी प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसएनआरएनपी फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। ठीक है, इतना आपको
याद रखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसएनआरएनए बिटवीन न्यूक्लियस, अब ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हुआ है कि भाई जो एसएनआरएनए है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म क्यों जाता है, ताकि वो थोड़ा खाना पीना खाए या अपना जो काम की चीज़ है वो ले आए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए आर इनिशियली एक्सपोर्टेड, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि वेयर दे एसोसिएट विद प्रोटीन, ये प्रोटीन के साथ दूसरे प्रोटीन जुड़ते हैं और अपने आप को क्या बना लेते हैं, राइबोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। द असेंबल्ड एसआर, पे जब ये असेंबल हो जाते हैं तो ये वापस कहाँ जाते हैं, न्यूक्लियस में आ जाते हैं साइटोप्लाज्म से, ये देखिए, ठीक है। ये एसएनआरएनपी है, ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ गया, ये एक्सपोर्टिंग प्रोटीन है, इसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब कुछ ये प्रोटीन अपने साथ अटैच कर लेगा, जैसे ही अटैच कर लेता है वापस कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में आ जाता है, ठीक है। डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है जेनेटिक मटेरियल को, एंड लोकलाइज न्यूक्लियर फंक्शन, और जो न्यूक्लियर फंक्शन है उनको क्या करता है, लोकलाइज करता है। लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स ऑफ, एक लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स होती है न्यूक्लियर लैमिन की, एक्सटेंड करती है फ्रॉम न्यूक्लियर लैमिना इनटू द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तक। दिस लैमिन सर्व एज साइट ऑफ, ये जो लैमिन होते हैं ये किस किस तरह काम आते हैं, ये साइट है किस चीज़ की, क्रोमेटिन अटैचमेंट की। एंड ऑर्गेनाइज अदर प्रोटीन, ऑर्गेनाइज करते हैं दूसरे प्रोटीन को इनटू फंक्शनल न्यूक्लियर बॉडीज, दूसरी जो फंक्शनल न्यूक्लियर बॉडीज है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोमेटिन विद इन द न्यूक्लियस, जो क्रोमेटिन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इज ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप्स, लार्ज लूप्स में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं ऑफ डीएनए, एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ दीज लूप्स आर बाउंड टू लैमिन, स्पेसिफिक जो लूप होते हैं बाउंड होते हैं लैमिन मैट्रिक्स से बाय ए लैमिन बाइंडिंग प्रोटीन इन द क्रोमेटिन, लैमिन बाइंडिंग जो प्रोटीन होता है क्रोमेटिन में उसके साथ, ठीक है। अब देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये देखिए, समझ में आ, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर पोर है जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर एनवलप को पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, ठीक है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूस है, ठीक है। ये राइबोसोम अटैच है, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे लाल 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 डॉट से, ये राइबोसोम है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए जो स्ट्रक्चर हमारी, उसमें आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या चीज़ होती है, अभी आपको ऊपर मैंने डायग्राम में दिखा भी दिया है। द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर एनवलप में स्पेस है, एंड न्यूक्लियोलस के बीच में जो फील्ड स्पेस है, ट्रांसपेरेंट है, सेमी सॉलिड है नेचर में, ग्रेनुलर है नेचर में, और स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर उसको बोलते हैं हम कैरियोलिम्फ, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस रिमेन सस्पेंडेड, इसमें क्रोमेटिन होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस है, इसमें ही सस्पेंडेड होते हैं, यानी रहते हैं, इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इट कंटेन मेनली द न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, बट आल्सो कंटेन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होती हैं। कंपोनेंट क्या है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के, ये देखिए, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म किस किस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, प्रोटीन बेसिक और एसिडिक दोनों तरह के प्रोटीन मिलेंगे, एंजाइम डीएनए के एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के आरएनए पॉलीमरेज या न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। लिपिड मिलेंगे आपको, मिनरल, पोटाशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम आपको मिलेगा। बेसिक प्रोटीन आर न्यूक्लियो प्रोटामाइंस एंड हिस्टोन, तो बेसिक प्रोटीन होते हैं वो क्या आते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियो प्रोटामाइन और हिस्टोन्स। एसिडिक प्रोटीन लाइक फॉस्फोप्रोटीन आपको यहाँ पर क्या है मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्रोमोसोम एंड हायर ऑर्डर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम क्रोमोसोम की, और जो हायर स्ट्रक्चर ऑर्डर स्ट्रक्चर बनता है क्रोमेटिन उसकी, ठीक है। इन दोनों टर्म को अच्छे से समझेंगे। क्रोमेटिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द डीएनए, प्रोटीन, आरएनए व्हिच हैव प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है डीएनए का, प्रोटीन का, आरएनए का, जो कि हमें क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। द प्रोटीन आर ऑफ टू मेजर क्लासेस, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एसिडिक प्रोटीन जो कि हिस्टोन बोलते हैं, और सेकंड होते हैं आपके हेटेरोजीनियस, लार्जली एसिडिक होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है एट न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोटीन कलेक्टिव नोन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। अब देखिए बिफोर सेल डिवीजन, सेल क्रोमेटिन थ्रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच इंडिविजुअल क्रोमोसोम आर एक्सटेंडिंग डिस्पर्स विद द न्यूक्लियस। सेल डिवीजन से पहले थ्रेड की लाइक वो अपने आप को न्यूक्लियस में रखता है। क्रोमेटिन ऑफ ईच न्यूक्लियस हैज इट्स ओन डिस्क्रीट लोकेशन है, हर एक की अपनी एक लोकेशन होती है, जिसको बोलते हैं हम
क्रोमोसोम टेरिटरीज। कार्ल रैबल ने ये टर्म बोली थी, क्रोमोसोम टेरिटरी। ठीक है, कार्ल रैबल ने ये टर्म बोली थी। ठीक है, अब देखिए जब न्यूक्लियर जो एनवलप होती है, द न्यूक्लियर एनवल हेल्प, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो हेल्प करती है, मदद करती है किसकी, क्रोमैटिन की, बाय बाइंडिंग पार्ट ऑफ इट टू द इनर न्यूक्लियर एनवलप एट साइट दैट आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के नज़दीक ये बाइंड हो जाता है क्रोमैटिन किसके साथ, न्यूक्लियर एनवलप के साथ। क्रोमैटिन बिकम हाईली कंडेंस हो जाता है, यानी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि है क्या। ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट मेटाफेज क्रोमोसोम, और जैसे ही कंडेंस होता है तो कॉम्पैक्ट मेटाफेज क्रोमोसोम को बनाता है, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा डॉटर न्यूक्लियाई को। एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड जीन आर लोकलाइज्ड टू द पेरिफेरी, जो एक्टिव ट्रांसक्राइब्ड जीन होते हैं वो क्या कहाँ पर लोकेट होते हैं, पेरिफेरी पे होते हैं। ठीक है, किनारे पे ऑफ दीज टेरिटरीज एडजेसेंट टू चैनल, और साथ साथ होते हैं इनके चैनल्स, जो कि क्रोमोसोम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, आपकी न्यूक्लियर एनवलप है, ये सारी आपकी, ये क्या है, इंटर क्रोमोसोमल डोमेन है। ये दो क्रोमोसोम है, एक ये है एक ये है, इनके बीच का जो डोमेन है उसको बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल डोमेन। और ये क्रोमोसोम की टेरिटरी है, ये क्रोमोसोम एक है, ये अलग है, ये अलग है, ये इनकी टेरिटरी यानी जगह। क्रोमैटिन इन इंटरफेस न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज इनटू लूप्ड डोमेन। इंटरफेस स्टेज में जो क्रोमैटिन होता है वो लूप में ऑर्गेनाइज होता है, कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 kb ऑफ डीएनए। 50 से लेके 100 kb ऑफ डीएनए इसके पास होता है इंटरफेज में। दीज क्रोमैटिन डोमेन अपीयर टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट फंक्शनल यूनिट। ये जो क्रोमैटिन डोमेन होती है ये क्या होती है, अपीयर टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करती है डिस्क्रीट फंक्शनल यूनिट को, विच इंडिपेंडेंटली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जो इंडिपेंडेंटली क्या करता है, रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब 3 लेवल की जो पैकिंग होती है डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, जो यूकैरियोट का क्रोमोसोम है उसमें डीएनए की पैकिंग 3 लेवल पे होती है। ठीक है, व्हेन आइसोलेटेड क्रोमैटिन फ्रॉम इंटरफेस, जैसे ही हम इंटरफेस से क्रोमैटिन को निकालते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर, इट इज फाउंड टू कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ इलेप्सोडल बीड मिलती है आपको। ठीक है, ऐसे अबाउट 11 nm, 11 nm का डायमीटर होता है। ठीक है, जॉइंड बाय थ्रेड, और वो थ्रेड से जॉइंड होते हैं ऐसे। ये एक होगी, ये क्या होगी आपकी सेकंड, ये फिर क्या होगी थर्ड आपकी। ठीक है, और ये क्या होगी आपकी फोर्थ। ठीक है, ये क्या होगी आपकी फिफ्थ। ठीक है, ऐसे जिनको बोलते हैं हम लिंकर या इंटरबीड्स। ये क्या है, एक ये क्या है, लिंकर है या इंटरबीड है, दो दूसरे को जोड़ते हैं। दिस बीड ऑफ क्रोमैटिन सब यूनिट, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम, जो ये बीड तरह स्ट्रक्चर दिखता है, डॉट गांठ की तरह जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रोजर कोरेनबर्ग। जो न्यूक्लियोसोम है स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रोमैटिन की बेसिक, इसको रोजर कोरेनबर्ग ने 1974 में डिस्क्राइब किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस कंसेप्ट से एचपीएससी में। ठीक है, दिस क्लियरली इन्वॉल्व एन ऑक्टामर ऑफ स्टोन। ये क्या कंसिस्ट करता है, ऑक्टामर जो है स्टोन मॉलिक्यूल का उसको कंसिस्ट करता है। टू ईच ऑफ दो होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू डीएनए, जैसे ही जो प्रोटीन है बाइंड होता है डीएनए के साथ इन न्यूक्लियोसोम, प्रोटेक्ट रीजन ऑफ द डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, और वो जो डीएनए का रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे शील्ड कर लेता है किससे, न्यूक्लियस के अटैक से, जो एंजाइम प्रेजेंट है। बट जो लिंकर और इंटरब्रीड होते हैं थ्रेड ऑफ डीएनए आर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियस अटैक, उन वो नहीं बच पाते हैं न्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके अटैक से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है न्यूक्लियोसोम का। ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही बनाया था वो डायग्राम, ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है ये आपका, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम कोर, इसके अंदर जाओगे तो आप 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर ऑफ डीएनए आपको रैप मिलेंगे। ठीक है, एज एक सही 3/4 टर्न ऑफ ऑक्टामर, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपको, 146 इस एक में। ठीक है, अब देखिए ये लिंकर है जो इनको जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ के रखता है। ये टोटल कितने का, 11 nm का है। ठीक है, लिंकर डीएनए, तो लिंकर डीएनए लिंक करने वाला, इसकी लेंथ 8 से 14 न्यूक्लियोटाइड बेस पर होती है। यही आपका CSIR में पूछा गया था अब की बार, जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा था, लिंकर जो डीएनए है उसकी कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पर लेंथ होती है, तो 8 से 114 बेस पर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब ये देखिए ऑक्टामर ऑफ स्टोन है, ये 8 मिलेंगे। अच्छा, इनको जोड़ने वाला, आपस में जोड़ने वाला है H1, ये एक ही बार आता है। ठीक है, बाकी क्या है, दो बार आते हैं।
166 न्यूक्लियोटाइड पेयर है इस पूरे जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, ये तो फर्स्ट लेवल की पैकिंग होगी, अब सेकंड लेवल की पैकिंग होगी। एज सेल एंटर माइटोसिस, जब सेल माइटोसिस में एंटर करिए द क्रोमोसोम बिकम हाईली कंडेंस, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, सो दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल। द सेकंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन इन्वॉल्व एडिशनल फोल्डिंग, एक और फोल्ड हो जाएगा, एडिशनल क्या हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, या सुपर कोइलिंग, या आपस में ऐसे कहते हैं ना गांठ, ऐसे गांठ हो जाएगी एक और, कोइल कर जाएगा वो ऑफ 11 एनएम, ठीक है, 11 एनएम का न्यूक्लियोसोम जो वो बच जाएगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस 30 एनएम क्रोमेटिन फाइबर, सेकंड स्टेज में 30 एनएम का जो क्रोमेटिन फाइबर है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोन H1 इज इन्वॉल्व इन दिस सुपर कोइलिंग, इसमें हिस्टोन H1 इन्वॉल्व होता है ऑफ द 11 एनएम न्यूक्लियोसोम फाइबर टू प्रोड्यूस, 11 से क्या बन जाएगा आपका 30 एनएम का क्या क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, और हिस्टोन H1 इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये देखिए अब इसके दो मॉडल हैं, सेकंड लेवल के लेवल पैकिंग को समझाने के लिए दो साइंटिस्टों ने मॉडल दिए हैं, एक है सोलेनॉइड मॉडल, ठीक है, और एक है जिगजैग मॉडल। कौन कौन से मॉडल हैं, एक है आपका सोलेनॉइड मॉडल और एक क्या है आपका जिगजैग मॉडल, ठीक है। सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल देखिए, देखते क्या ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ए साइक्लोट्रॉन माइक्रोग्राफ 30 एनएम जो क्रोमेटिन फाइबर है न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम, द स्ट्रक्चर ऑफ 30 एनएम क्रोमेटिन फाइबर सीम्स टू वेरी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर यूज्ड टू आइसोलेट एंड फोटोग्राफ देम, अकॉर्डिंग टू वन पॉपुलर मॉडल द 30 एनएम फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय कोइलिंग द 11 एनएम न्यूक्लियस फाइबर इनटू सोलेनॉइड स्ट्रक्चर विद 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न। ये कहता है 6 न्यूक्लियोसोम जो है पर टर्न कोइल होते हैं और सोलेनॉइड तरह का स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ठीक है। हाउएवर व्हेन क्रोमेटिन इज रिलीज्ड आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन, जब इसको क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद देखा गया, ठीक है, विदाउट फिक्सेशन, तो इसको देखा गया कि एक जिगजैग स्ट्रक्चर को क्या करता है, एग्जिबिट करता है, ठीक है। ये जिगजैग है, जिगजैग मतलब ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दो मॉडल आपको मिले हैं सेकंड स्टेज पर। अब आता है आपका थर्ड लेवल ऑफ पैकिंग, फाइनली नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन form a scaffold that is involved in condensing the 30 nm chromatin fiber into the tightly packed metaphase chromosome। 11 से क्या बना 30, अब 30 में क्या होंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अभी तक क्या आ रहे थे नॉन हिस्टोन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे का सारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, CSIR में भी आएगा ये, ठीक है, और आपका HPSC भी पूछेगी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब जो 11 से 30 बना, 30 से क्या बन जाएगा मेटाफेजिक क्रोमोसोम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेटाफेजिक क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जो थर्ड लेवल पैकिंग है उसमें क्या होंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। द थर्ड लेवल ऑफ कंडेंसेशन अपीयर टू इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ सेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे ऑफ द जायंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इनटू इंडिपेंडेंटली सुपरकोइल्ड डोमेन, इंडिपेंडेंट जो डोमेन है वो सुपरकोइल हो जाएगी या लूप बन जाएंगे, ठीक है। 3 लेवल ऑफ कंडेंसेशन आर रिक्वायर्ड टू पैकेज, 3 लेवल ऑफ जो कंडेंसेशन है रिक्वायर जरूरत होती है उनकी, किस लिए, ठीक है, पैकेज ऑफ द 103 टू 105 मीटर ऑफ डीएनए, जो 103 से लेकर 105 मीटर का डीएनए उसको पैक करने में, ठीक है, इन्हें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इनटू मेटाफेजिक स्ट्रक्चर उसको बनाने में, ठीक है। ये देखिए ये है आपका पूरी की पूरी कहानी आपकी, ये देखिए 2 एनएम डायमीटर मॉलिक्यूल, 11 एनएम न्यूक्लियोसोम, 30 एनएम क्रोमेटिन फाइबर, यहाँ से स्टार्ट हुए थे है ना, तो यहाँ से इतना हो जाएगा ताकि ये इजिली फिट हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है एक हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन का, जो कि बड़ा मतलब चर्चाओं में रहता है ये टॉप, ठीक है, काफ़ी उसमें रहता है आपका मतलब हॉट टॉपिक है आज के टाइम का, चाहे आप CSIR की बात कर लो चाहे HPSC की बात कर लो, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस पार्ट में मैं इसको इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो 2 घंटे क्लास होगी, आप भी बोर हो जाओगे, एक मैं पार्ट में आपको दे रहा हूँ इसको ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, आप 15 या 20 मिनट की वीडियो अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।